Assalamu alaikum dear students, this is Abdullah Jahazeb, और in the last class we discussed about the force and motion. Welcome back. हमने theoretically force and motion को discuss कर लिया था, जिसमें हमने motion in one dimension और motion in two dimension में projectile motion से related कुछ tricks discuss की थी, कुछ important formulas discuss किए थे. तो I hope आप लोगों ने वो videos देख ली होंगी. तो अब हम force and motion से related कुछ MCQs कर लेते हैं. वैसे तो बहुत सारे MCQs हैं, बट हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व कर लें, और कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस आप कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन रिमेन्स कांस्टेंट, सो विच वन इज़ करेक्ट. देखिए, हमारे पास जो फोर्स की इक्वेशन है विच रिलेट्स force and motion is F is equals to delta P upon delta T. And when we talk about an isolated system, the isolated system means a system in which the external force or net force is zero. According to this condition, हमारे पास जो correct answer होगा, it will be F which is equals to delta P upon delta T, जो कि यहाँ zero हो जाएगा. यानी according to this condition हमारे पास जो force है वो zero. ठीक है. A projectile is fired with initial velocity 10 meter per second, making an angle of theta and making an angle of 60 degree. So this is the given angle theta and this is the initial velocity, let's say v naught. और आपसे कह रहा है what is the velocity at the maximum height. ठीक है, अब हमें अच्छी तरह पता है कि जब हम मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट अ प्रोजेक्टाइल, और प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में अगर हम मैक्सिमम हाइट का डिस्कशन करें, केस को डिस्कस करें लाइक दिस, तो दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ वेलोसिटी का एक्स कॉम्पोनेंट होता है, वी एक्स. तो अगर आप वी एक्स कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल बी वी नॉट कॉस थीटा, यानी 10 इंटू कॉस ऑफ 60. अब आपको साइन कॉस 10 की वैल्यूज याद होनी चाहिए. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर अब साइन ऑफ 60 सॉरी कॉस ऑफ 60 अगर कैलकुलेट करता हूँ तो इसका आंसर आता है 0.5. तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 जब आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5 मीटर्स पर सेकेंड. तो आर करेक्ट आंसर विल बी 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. इफ ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिक्रीजेस, जब हम ग्रेडियंट की बात करते हैं तो ग्रेडियंट मींस एक्सेलरेशन. ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब आप ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं, हमने इसको डिस्कस किया था. थोड़ा सा पेज इसको पास कर लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं. ओके, एमसीक्यूज पे आ जाते हैं. ओके, तो हम यहाँ से एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो जो क्वेश्चन सॉल्व करने को मैं इस पेज पे सॉल्व कर दूंगा. ये एमसीक्यू सॉल्यूशन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. तो क्वेश्चन नंबर 3 के मुताबिक अगर आप देखें तो डिक्रीज इन ग्रेडियंट की बात हो रही है. तो अगर आपके पास ये स्पीड टाइम ग्राफ है तो डिक्रीजिंग ग्रेडियंट का मतलब होता है कुछ इस तरह से ग्राफ जा रहा है. तो इस केस में हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है, बट इट इज स्टिल पॉजिटिव. ठीक है, दिस इज नॉट डी एक्सेलरेशन. तो अगर आप ऑप्शंस में जाएं तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, कांस्टेंट स्पीड इंक्रीजेज, या डी एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी नहीं हो सकती और डी एक्सेलरेशन भी नहीं हो सकता. तो हेयर वी हैव टू आंसर्स, टू करेक्ट आंसर्स. मेरे हिसाब से तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी इसका करेक्ट आंसर है और इंक्रीज इन स्पीड भी इसका करेक्ट आंसर है. ठीक है, द चेंज इन स्पीड इज डिक्रीजिंग बट द स्पीड इज इंक्रीजिंग. ओके, a ball is thrown horizontally from a height of 10 meters with a velocity of 2 meter per second. Calculate its horizontal velocity after 2 seconds. अब ये ना ट्रिकी क्वेश्चन है. जब मैंने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया था तो ये बात मैंने आपको बताई थी कि जब भी हम किसी चीज़ को हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, इट फॉल्स लाइक दिस. और इस केस में जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो हर पॉइंट पर कांस्टेंट रहती है.
तो अगर इसे 20 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया है तो किसी भी इंस्टेंट पर कैलकुलेट करने पर आपका आंसर 2 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, इट विल नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। ओके, अ बॉडी ऑफ मास m is projected with a velocity 6i plus 8j, find the change in momentum। अच्छा देखो, ये बहुत ज़रा घुमा फिरा के पूछा हुआ सवाल है। तो this 6i means this is the initial velocity and x component, and 8j means this is the initial velocity but y component। तो अब अगर आप इसको थोड़ा ग्राफिकली समझें तो फॉर एग्जांपल अगर आपने प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया है लाइक दिस, ठीक है, तो इस पॉइंट से अगर आपने प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको गिवन है 6i, ठीक है, एंड 8j, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट हमें गिवन है 8j। अब डेफिनेटली जब ये अगर गिरेगा तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो यही रहेगा 6i, लेकिन इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा -8j। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं डेल्टा p के बराबर होगा m डेल्टा v के, तो m तो m रहेगा, लेकिन जब आप चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो 6i माइनस 6i ये रहेगा 0i, और -8j बन जाएगा -16j। ठीक है, यानी मैंने x कंपोनेंट में से x कंपोनेंट को माइनस कर दिया और y कंपोनेंट में से y को, तो -8 बिकम्स -16। तो हमारे पास जो चेंज इन मोमेंटम का करेक्ट आंसर आएगा इट विल बी -16 mj। ठीक है, एंड आई थिंक दिस इज द आंसर, यस, तो -16 mj इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, अ बॉडी मूव्स 1/4 ऑफ सर्कुलर आर्क, 1/4 ऑफ सर्कुलर आर्क। अब इसको पहले यहीं समझ लेते हैं, आसान सा क्वेश्चन है, सॉरी सर्कल ड्रॉ करना है हमें लाइक दिस। तो ये आपके पास आ गया इसका y एक्सिस और ये आ गया x एक्सिस। अब देखो, जब 1/4 की बात करेगा तो मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट समझाते हुए बताया था कि 1/4 का मतलब होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये बनेगा और डिस्टेंस होगा ये रेड आर्क। तो अब अगर आप यहाँ पर डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, लेट्स से डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने का मतलब होगा 1/4 ऑफ द होल सर्कमफेरेंस 2πr। जब 2 से 4 कैंसिल होगा तो आपके डिस्टेंस का फॉर्मूला बनेगा या इक्वेशन आएगी πr/2। ठीक है, और यहाँ से लेकर सेंटर से यहाँ तक भी रेडियस r है, सेंटर से लेकर यहाँ तक भी r है। तो जब आप डिस्प्लेसमेंट यानी ये एरो की लेंथ कैलकुलेट करेंगे जो द डिस्प्लेसमेंट, तो ये आएगी पाइथागोरस थ्योरम से। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल्स टू √r² प्लस r², और सॉल्व करने पे आंसर आएगा √2r। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वह ऑप्शन है। ठीक है, डिस्टेंस इज πr/2 एंड डिस्प्लेसमेंट इज √2r। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, अ कार कवर्स 2/5 ऑफ अ डिस्टेंस। अच्छा देखो, ये एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चंस होते हैं, मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। इसमें आपसे कह रहे हैं कि वी हैव अ जर्नी, अ कार इज कवर्ड अ जर्नी, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2/5 ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड विद वेलोसिटी v1। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके 5 इक्वल पार्ट्स डिवाइड करता हूँ, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, ये नहीं है, ओके, ये यहाँ तक है। तो 5 इक्वल पार्ट्स हैं और इसमें से 2/5 v1 और 3/5 v2 से कवर हुआ है। तो 2/5 का मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज 2/5
ऑफ टोटल डिस्टेंस s, और यहाँ से लेकर यहाँ तक है 3/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस s, और ये यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस है। ठीक है। अब ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी v1 है, इसका टाइम t1 होगा, इसकी वेलोसिटी v2 है और उसका टाइम t2 होगा। तो इन क्वेश्चंस में जब हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, या ऐसे क्वेश्चन में जब हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो मैं टोटल डिस्टेंस को तो s ही लिख रहा हूँ, लेकिन टोटल टाइम को मैं t1 प्लस t2 लिख रहा हूँ। ठीक है। अब v एवरेज तो ऐसे ही रहेगा, s की जगह भी s रहेगा। हमारे पास जो स्पीड का फॉर्मूला है v इज इक्वल्स टू s अपॉन टी, यहाँ से अगर आप t को अलग करें तो इट विल बिकम s अपॉन v। मैं बस ये सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ। तो अगर हम इन तीन पैरामीटर्स पर ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो t1 बराबर होगा 2/5s डिवाइड बाई v1 प्लस 3/5s डिवाइड बाई v2। ठीक है। अब आप देखें यहाँ से s कॉमन है, और s कॉमन होकर कैंसिल भी हो जाएगा और डिनोमिनेटर में रह जाएगा। चलिए हम डायरेक्ट नहीं करते, ये बन जाएगा 2/5v1 प्लस 3/5v2, और s कॉमन आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। एंड एवरेज वेलोसिटी विल बी, दोनों का एलसीएम ले लें आप, तो 1 डिवाइड बाय 5v1v2, तो v1 से v1 कैंसिल होगा, यहाँ बनेगा 2v2 प्लस 3v1। ये आप सॉल्व कर लें तो बन जाएगा 5v1v2 डिवाइड बाय 3v1 प्लस 2v2, एंड दिस इज द आंसर। ठीक है। थोड़ी सी मैथमेटिक्स है और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आ रहा था वो था 3v1 प्लस v2, यस दिस वन। ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं। ओके, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8, अ पार्टिकल इज मूविंग नॉर्थवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। इन 10 seconds द वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकेंड वेस्टवर्ड, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन। ओके, अब देखो यहाँ पर आपको दो कंडीशंस दी हुई हैं। पहली, अ पार्टिकल इज मूविंग नॉर्थवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ दिस, तो नॉर्थ आपको पता होना चाहिए किस तरफ है, एंड देन इट चेंजेस टू वेस्टवर्ड, हमें पता होना चाहिए ये किस तरफ है। फाइंड दी एवरेज एक्सेलरेशन। इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। देखो, पहले नॉर्थ फिर वेस्ट। ओके, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस हमें पता है कि वी हैव नॉर्थ इन दिस डायरेक्शन, साउथ इन दिस डायरेक्शन, ईस्ट इन दिस डायरेक्शन एंड वेस्ट इन दिस डायरेक्शन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने आपसे कहा है कि बॉडी इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, एंड देन इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन 5 मीटर पर सेकेंड वेस्ट। तो 5 मीटर पर सेकेंड वेस्ट यहाँ से इस तरफ हो जाएगा। अब हमें जिस बात का ख्याल रखना ना, ये देखें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सेलरेशन, इट इज़ द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हमें से कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि हम इसको यहाँ ज्वाइन कर देते हैं। दिस इज नॉट द चेंज, दिस इज द रिजल्टेंट। चेंज कैलकुलेट करने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि मुझे इन दोनों की ना टेल्स को ज्वाइन करना पड़ेगा, लाइक दिस। ठीक है, टेल को ज्वाइन करना पड़ेगा, और फिर मुझे चेंज कैलकुलेट करने के लिए बताना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ चेंज हुई है। तो दिस विल बी द चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, सही है। तो हम कभी भी रिजल्टेंट नहीं कैलकुलेट करेंगे। लेट्स से दिस वाज द v1 एंड दिस इज v2। ओके, तो द वैल्यू ऑफ v1 इज 5
द वैल्यू ऑफ v2 इज 5 एंड अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम अगर आप सॉल्व करें तो v स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो आपका आंसर आएगा √50। तो दिस चेंज ऑफ वेलोसिटी इज √50। ओके, अब आप देखें अगर मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट करता हूँ तो द फॉर्मूला फॉर द एक्सेलरेशन इज डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। So the change in velocity is 50 divided by the time. The time is 10 seconds. तो अब अगर आप इसको सॉल्व करें तो इट इज लाइक दिस। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 50 कैन बी रिटन एज 5 √2। ठीक है, 5 5 25, 25 2 50 डिवाइड बाई 10। तो 5 1 5 2 तो इट विल बी √2 अपॉन 2। ठीक है, या फिर 1 अपॉन √2 कुछ भी लिख सकते हैं। अब अगर आप इसकी डायरेक्शन देखो तो दिस इज दिस डायरेक्शन साउथ वेस्ट, और हमारे पास आंसर्स हैं यस ये रहा 1 अपॉन √2 वेस्ट साउथ। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, कोई मुश्किल चीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, द dt ग्राफ फॉर टू बॉडीज ए एंड बी आर शोन। देखते हैं। देखो शायद आपको नजर ना आ रहा हो, मैं लिख देता हूँ कि दिस एंगल इज मार्क्ड एज 30 डिग्री एंड दिस एंगल इज ऑल्सो मार्क्ड एज 30 डिग्री। लेकिन हमें ये नज़र नहीं, हमें ये चाहिए नहीं होता। वी नीड द एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। मैं क्या करूँगा कि बी के लिए ये वाला एंगल मुझे गिवन नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि टोटल एंगल है 90 डिग्री। तो अगर एक साइड पर एंगल 30 डिग्री है तो दिस विल बी 60 डिग्री, यानी ए के लिए आई विल यूज दिस 30 डिग्री एंड बी के लिए हम यूज करेंगे 60 डिग्री। नाउ दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए हमें पता है कि जब हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो दिस वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय द tan ऑफ एंगल। ये भी एक छोटी सी बात है जो आपको मैंने बताई थी। तो अगर हम वी ए और वी बी का रेशो ले रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल वी ए डिवाइड बाय वी बी, तो दिस विल बी tan ऑफ 30 डिग्री डिवाइड बाय tan ऑफ 60 डिग्री। अब tan 30 और tan 60 की वैल्यूज भी हमें याद होनी चाहिए और बहुत आसान होती हैं। तो tan 30 इज 1 अपॉन √3 जबकि tan 60 इज √3। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो √3 से √3 कैंसिल नहीं होगा, बल्कि दोनों मल्टीप्लाई होंगे और हमारा आंसर बनेगा 1/3। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इज सी, 1/√3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन का क्वेश्चन है। अ बॉल इज थ्रोन vertically upward with a velocity of 10 meter per second. This is the initial velocity. To reach its maximum height means the VF is 0, will be, आपको T कैलकुलेट करना है तो सिंपली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का क्वेश्चन हो सकता है। तो VF इज इक्वल्स टू VI प्लस GT। VF इज 0, VI इज 10, माइनस G की जगह भी 10 और T कैलकुलेट करना है तो टाइम इज 1 सेकेंड। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पर अगर आपसे कह रहा है बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मीन्स वी आई इज इक्वल्स टू 0, एक्सेलरेशन इज ऑल्सो देयर 10 मीटर पर सेकेंड। अभी जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सेकेंड है ना, ये एक बहुत बड़ा मसला है। इसको आप इस तरह समझ लें कि जब आपसे कहेगा सेकेंड सेकेंड, ट्रिक है बस सिंपल सी। तो सेकेंड सेकेंड का मतलब है S2 माइनस S1। जब आपसे कहा जाएगा थर्ड सेकेंड, तो थर्ड सेकेंड का मतलब होगा S3 माइनस S2। यानी थर्ड सेकेंड का मतलब 3 सेकेंड नहीं है, थर्ड सेकेंड का मतलब है थर्ड सेकेंड, तीसरा सेकेंड।
इसको मेरा सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। देखो एक्सेलरेशन बस याद रखिएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक बॉडी ने रेस्ट से चलना शुरू किया, 1 सेकेंड में कुछ डिस्टेंस कवर किया, दिस इज द फर्स्ट सेकेंड। फिर दूसरे सेकेंड में कुछ डिस्टेंस कवर किया, दिस इज द डिस्टेंस फॉर सेकेंड। और फिर तीसरे डिस्टेंस में कुछ डिस्टेंस कवर किया, दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकेंड। तो यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं S1, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं S2 माइनस S1। यानी अगर आप इसको सिंपलेस्ट वे में देखें तो दिस होल डिस्टेंस इज S2 एंड दिस होल डिस्टेंस इज S3। तो आपने ये कैलकुलेट नहीं करना, आपको सिर्फ फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सेकेंड का डिस्टेंस कैलकुलेट करना। तो अब देखें, अगर मैं S1 कैलकुलेट करता हूं तो सिंपली सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हाफ AT स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन इज 10, टाइम इज 1 सेकेंड, तो 1 स्क्वायर 1 इंटू 10 इज 10 डिवाइड बाई 2 इज 5। तो फर्स्ट सेकेंड में 5 मीटर आ गया, यानी यहां से यहां तक दिस इज 5 मीटर्स। अब S2 का मतलब होगा यहां से यहां तक, बट वी डोंट नीड डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू हेयर, हमें तो सिर्फ ये वाला डिस्टेंस चाहिए। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि हम S2 कैलकुलेट करेंगे और उसमें से S1 को माइनस कर देंगे। इसको डायरेक्ट करने का तरीका ये है कि आप यही इक्वेशन यूज कर लें, हाफ A की जगह आ जाएगा 10 और T की जगह आ जाएगा 2 सेकेंड्स, माइनस हाफ A की जगह आ जाएगा 10 और T की जगह आ जाएगा 1 सेकेंड, ठीक है। यानी इसी इक्वेशन को मैंने एक मरतबा 2 के साथ लगा लिया और एक दफ़ा 1 के साथ। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो 2 के स्क्वायर 4, 4 इंटू 10 40, 40 डिवाइड बाई 2 इज 20, 20 माइनस 5 इज 15 मीटर्स। इन द सेम वे अब अगर आप S3 माइनस S2 कैलकुलेट करते हैं फॉर थर्ड सेकेंड, तो हाफ इंटू 10 इंटू 3 स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 2 स्क्वायर, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 10 90, 90 डिवाइड बाई 2 45, और 45 माइनस 20 तो आपका आंसर होगा 25 मीटर्स। तो 5, 15 एंड 25, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है जी। ट्रिपलिंग द स्पीड ऑफ अ व्हीकल मल्टीपल्स द मिनिमम डिस्टेंस। अच्छा अब देखो यहाँ पर स्पीड और डिस्टेंस को रिलेट कर रहा है विदाउट टाइम। तो वी हैव थर्ड इक्वेशन 2AS इज इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। और ये बात मैंने आपको थ्योरी पढ़ाते हुए बताई थी कि स्पीड इज डिस्टेंस कवर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ स्पीड। तो वो कह रहा है ट्रिपलिंग, ट्रिपलिंग का मतलब है स्पीड डबल कर दें, तो 2V हो जाएगा और 2 का स्क्वायर, ट्रिपलिंग मीन्स 3V हो जाएगा और 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 टाइम्स, ठीक है। 13 रिपीटेड क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। एक न्यूमेरिकल है, मैंने क्लास में करवाया था। द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी। अच्छा अब देखो ये एक मेरी नज़र में ज़रा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि हमें ग्राफ से, स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना आना चाहिए। जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे, सुन लें इसको, मैंने इसकी भी एग्जांपल करवाई थी। तो डिस्टेंस का मतलब होगा टोटल एरिया, जितना भी ऐड कर दें बस, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होगा नेट एरिया। नेट का मतलब है जो पॉजिटिव होगा उसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, जो नेगेटिव होगा उसको नेगेटिव कंसिडर करेंगे और ऐड कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे पॉइंट शायद मार्क आपको नज़र ना आ रहे हो, मैं कर देता हूँ। दिस इज 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। दिस इज 4, दिस इज 0, 1, 2, 4 एंड 6, एंड दिस इज 1 एंड दिस इज 2। अब आप देखो, अगर मैं इस पहले एरिया की बात करता हूँ तो इट्स अ रेक्टेंगल। तो फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास आ रहा है 4 इंटू 2 8 मीटर्स। सेकेंड रेक्टेंगल का एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक दिस इज 2, और इसकी हाइट भी 2 है, तो 2 इंटू 2 इसका आंसर आ रहा है 4 मीटर्स। मैं खाली एरिया मेजर कर करके लिख रहा हूँ, ठीक है।
और इसका एरिया जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2 इंटू 1 2 मीटर्स। तो पहले उसने डिस्प्लेसमेंट बोला है, तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें तो 8 एंड 2 आर पॉजिटिव एंड 4 इज नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होगा 8 प्लस 2 माइनस 4। तो 8 प्लस 2 इज 10, 10 माइनस 4 इज 6 मीटर्स। डिस्टेंस के लिए चारों को ऐड कर देंगे तो 8 प्लस 4 इज 12, 12 प्लस 2 इज 14, 14 मीटर्स। तो हमारा आंसर होगा 6 एंड 14, ऑप्शन ए। ठीक है, आसान सवाल है, अगेन बहुत आसान सवाल है, इसमें किसी किस्म की परेशानी वाली कोई बात नहीं है। फिर भी कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। When a constant force acts on a body of mass m, then the velocity acquired is proportional to। अच्छा अब देखें, क्वेश्चन तो वेलोसिटी के लिए है, लेकिन हमें पता है कि जब हम फोर्स की बात करते हैं या एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास m। यहाँ नज़र नहीं आ रहा, मैं ज़रा साइड पे लिख देता हूँ। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m, प्रोपोर्शनल टू 1/m, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। क्योंकि वेलोसिटी की बात की है तो मैं a की जगह लिख सकता हूँ vf अपॉन p, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी इज 0, इज प्रोपोर्शनल टू 1/m। तो वेलोसिटी एंड मास आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और यू कैन यूज दिस रिलेशन, ठीक है। नंबर 16, a body moving along the circumference of a circle completes 3 revolutions। अगेन ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो हम थ्योरी में कर चुके हैं। तो 3 रेवोल्यूशन मीन्स बॉडी ने जहाँ से चलना शुरू किया वहीं वापस आ गई। तो अगर ऐसा हो कि बॉडी नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस के रिस्पेक्ट से मूव करे, और अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से चलना शुरू करे ए से, तो ए से ए का मतलब 1 रेवोल्यूशन, दोबारा ए का मतलब 2 रेवोल्यूशन, और दोबारा ए का मतलब 3 रेवोल्यूशन। तो 3 रेवोल्यूशन पे कुछ डिस्टेंस तो होगा बट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट का रेशो लेंगे तो भी आपका आंसर 0 ही आएगा। तो ये बगैर सॉल्व करे ही आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, बिकॉज द नेट डिस्प्लेसमेंट इज 0। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि हमें पता है कि हम एक्स कंपोनेंट वी एक्स और वी नॉट एक्स दोनों को इक्वल रखते हैं, ठीक। The instantaneous acceleration is equals to average acceleration when the body is moving with uniform acceleration। ये बात भी हमने थ्योरी में डिस्कस की थी कि इट इज़ नॉट अबाउट द एक्सेलरेशन, भले आप वेलोसिटी की बात करें, आप पावर की बात करें, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर हम कैलकुलेशंस कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर इंस्टेंटेनियस पैरामीटर और एवरेज पैरामीटर बराबर है तो इसका मतलब वो यूनिफॉर्म है, ठीक है, वो यूनिफॉर्म है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि दिस इज द लॉ ऑफ, एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, कि नेट मोमेंटम जो है वो 0 होगा, जितना अपवर्ड मोमेंटम होगा उतना डाउनवर्ड या अपोजिट मोमेंटम होगा, ठीक है। चलें जी, आसान क्वेश्चन था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द मोमेंटम अगेन। द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज फ्रॉम 10 न्यूटन टू 20 न्यूटन। अच्छा देखो, जब भी हमें किसी क्वेश्चन में इस तरह दो मोमेंटम मिल जाए तो इट मीन्स आई कैन ईजिली कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम। इन दोनों से अगर मैं चेंज कैलकुलेट करूंगा तो 20 माइनस 10 आंसर आएगा 10, एंड द फोर्स इज एक्टिंग फॉर ओनली 1 सेकेंड, तो दिस इज द टाइम। और आपको फोर्स कैलकुलेट करनी है तो वी हैव अ सिंपल इक्वेशन, एफ इज इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो आंसर विल बी 10/1 यानी 10 न्यूटन, ठीक है। द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स अपॉन बोथ बी एंड सी। तो मास पर डिपेंड नहीं करती, अगर आपको रेंज की इक्वेशन याद हो तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास।
बट इट डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी एंड एंगल। ठीक है, अगर आप फॉर्मूला लिखें तो R इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, ओके। न्यूटन्स सेकेंड लॉ गिव्स द मेजरमेंट ऑफ फोर्स। कुछ क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहे हैं तो उनको हम स्किप करेंगे। टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड। अच्छा देखो, ये लॉजिकल क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, अक्सर लोग कहते हैं कि इसका आंसर 0 है, बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो अगर आपसे कह रहा है कि टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एक्टिंग ऑन द स्ट्रिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कोई शख्स इस स्ट्रिंग को इस तरफ खींचता है विद अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, और कोई शख्स इस स्ट्रिंग को इस तरफ खींचता है विद अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। तो ये बात आप समझ लो कि अगर आपसे कोई नेट फोर्स पूछे तो नेट फोर्स इज 0, लेकिन अगर आपसे कोई टेंशन इन स्ट्रिंग पूछे तो इट इज 20 न्यूटन। दोनों का सम होगा। ठीक है, तो नेट फोर्स में और टेंशन में फर्क है। टेंशन इज द फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग, या फोर्स लाइंग इन द स्ट्रिंग, तो इसके लिए आपको सारी फोर्स चाहिए होती है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 25 अगेन फ्री फॉल मोशन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, यू कैन सिंपली यूज दिस इक्वेशन। टाइम गिवन है, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, हाइट निकालनी है, तो h इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो टाइम की जगह आएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, ख़त्म हो गया। g 9.8 डिवाइड बाई 2, आंसर इज 4.9। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट। अगेन ये बात हमने थ्योरी में डिस्कस की थी कि जब प्रोजेक्टाइल लॉन्च होता है, देखो थ्योरी वाली वीडियोस देख लो, आपके ज़्यादातर एमसीक्यूज तो उसमें से ही सॉल्व हो जाते हैं। जब आप प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग, जहाँ ये जाके गिरेगा, इन दोनों पॉइंट्स पर क्योंकि वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी वेलोसिटी के पास एक्स और वाई कंपोनेंट्स हैं, और यहाँ पर भी प्रोजेक्टाइल के पास वेलोसिटी के एक्स और वाई कंपोनेंट्स हैं, तो बोथ ऑफ दीज पॉइंट्स हैव द मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है जी, ओके। सिंपल ग्राफ का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। टेनिस बॉल ड्रॉप हो रहा है, देख लीजिएगा, आसान सवाल है। डी एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो रही है, आसान सवाल है। अच्छा, इसका ग्राफ हम डिस्कस करते हैं। देखो, आपसे कह रहा है स्कीयर इज ट्रैवलिंग डाउनहिल, द एक्सेलरेशन ऑन द हार्ड स्नो इज दिस एंड सॉफ्ट स्नो इज दिस। इसका मतलब पहले उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा है और बाद में उसकी एक्सेलरेशन कम होगी। तो अगर आप इसको किसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर ड्रॉ करें तो पहले इसका स्लोप ज़्यादा होगा और फिर इसका स्लोप कम हो जाएगा, क्योंकि पहले एक्सेलरेशन ज़्यादा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर इसकी एक्सेलरेशन कम है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर दिस वन, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पहले इसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा है और बाद में इसकी एक्सेलरेशन फिर कम हो जाएगी। अच्छा जी, विच व्हीकल हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगेन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमें बस ये देखना है कि किस कॉम्बिनेशन पे आपका आंसर 5 आ रहा है। तो 2.5 डिवाइड बाई 2 5 नहीं आएगा, 15 डिवाइड बाई 5 3 आ जाएगा, 20 डिवाइड बाई 15 भी नहीं आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स। तो जब आप यहाँ पे डिवाइड करवाएंगे तो आपका आंसर 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इन प्रोजेक्टाइल मोशन द एक्सेलरेशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज। अच्छा जी, अब देखें वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन को हम हमेशा ए वाई को हम हमेशा माइनस जी कंसिडर करते हैं, बिकॉज इट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। तो रिमेन कांस्टेंट, वेरीज विद टाइम, जीरो इज टेकन पॉजिटिव, तो बी सी डी तीनों गलत हैं। रिमेन कांस्टेंट।
The vertical component of velocity increases with time, decreases with time, is uniform variable. ठीक है, ऊपर जाते हुए डिक्रीज होता है, नीचे आते हुए इंक्रीज होता है. तो सिर्फ इंक्रीज भी नहीं लिख सकते, सिर्फ डिक्रीज भी नहीं लिख सकते, क्योंकि कभी इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है. ठीक है जी. तो कभी इंक्रीज और कभी डिक्रीज की वजह से हम इसे वेरिएबल कह देंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. An object is launched in an arbitrary direction in a space with certain initial velocity, moves freely and its path will be. अभी तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, हमें पता है कि प्रोजेक्टाइल की बात कर रहा है, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है और प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है वो पैराबोला होता है. ठीक है, तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी. द वेलोसिटी कंपोनेंट, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ. अच्छा जी, यहाँ आ जाए. डबल रेंज. Question is, if a projectile is projected at an angle of 35 degree, hits a certain target, it will have the same range. अब ये सेम रेंज का क्वेश्चन है, ये क्या भला है? जब हम सेम रेंज की बात करते हैं तो ये बात आप जहन में रखें कि फॉर सिंगल रेंज वी हैव टू डिफरेंट एंगल्स. ठीक है, एक ही रेंज के लिए हमारे पास दो पॉसिबल एंगल्स हैं. एक को हम कहते हैं मिनिमम एंगल और एक को हम कहते हैं मैक्सिमम एंगल, यानी थीटा और 90 माइनस थीटा. अगेन आप लोगों को पता है, थ्योरी अगर आपने देखी है या पढ़ी है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगी ये बात. तो एक एंगल हमें गिवन है, दिस इज थीटा 35 डिग्री. दूसरा एंगल निकालने के लिए मैं बस इस 35 को 90 में से माइनस कर दूँ. तो जब आप 90 माइनस 35 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 55 डिग्री. ठीक है. An object with constant speed is not accelerated, always accelerated, might be accelerated, also has a constant velocity. अगेन कंफ्यूज करने के लिए कांस्टेंट स्पीड का वर्ड यूज़ किया गया है. कांस्टेंट स्पीड के केस में अगर सर्कुलर मोशन हो तो एक्सेलरेशन पॉसिबल है. तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे माइट बी एक्सेलरेटेड, यानी कंडीशन क्या है कि अगर वो सर्कुलर है तो एक्सेलरेट करेगा, वरना नहीं. ठीक है. अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि ना मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना डायरेक्शन चेंज होगी. तो ये दोनों एमसीक्यूज एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं, मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है. वहाँ स्पीड की बात की थी, वहाँ पर डायरेक्शन कंसिडर नहीं करेंगे. यहाँ वेलोसिटी की बात की है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो इट मीन्स ना मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना डायरेक्शन चेंज होगी. तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स स्पीड चेंजेस नहीं, डायरेक्शन चेंजेस नहीं, एक्सेलरेशन चेंजेस नहीं, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन उसकी पोजीशन तो चेंज होगी. वेलोसिटी का मतलब द बॉडी इज इन मोशन, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट से उसकी पोजीशन तो चेंज हो सकती है. ठीक है. A man in a car moving with a velocity of 36 km per hour, his speed with respect to car. अब ये रिलेटिव मोशन है, इसकी भी कई थ्योरी और एग्जांपल हमने पढ़ी है कि अगर ये शख्स कार के अंदर है तो जो स्पीड कार की है वही इसकी है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू कार अगर आप देखें तो ही इज नॉट इन मोशन. तो यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू कार इट इज नॉट, द पर्सन इज नॉट मूविंग, द वेलोसिटी इज जीरो. ठीक है. तो मोशन के कहीं मुश्किल सवाल आपको लगते हैं, कहीं इसके आसान भी होंगे. मैं ये कुछ क्वेश्चंस अब स्किप कर रहा हूँ ताकि हम थोड़े मुश्किल क्वेश्चन भी कर लें. लेट मी सी, लेट मी सी, लेट मी सी. आसान सवाल हैं, पहले भी करे हुए हैं हमने. ओके, दिस वन क्वेश्चन नंबर 63 देखें. Which shows the correct relation between time of flight t and maximum height h. और अगर आप इक्वेशंस को देखें तो इन सब में टी स्क्वायर है. इसका मतलब अगर मैं यही कर देता हूँ, कोशिश करता हूँ यहाँ पे आ जाए.
टाइम यानी टाइम ऑफ फ्लाइट की बात हो रही है, जिसका फॉर्मूला होता है वी नॉट साइन थीटा, नहीं, इसका फॉर्मूला होता है 2v0 साइन थीटा अपॉन जी। लेकिन क्योंकि टी पे स्क्वायर डला हुआ है, आप देखें सारे ऑप्शन में टी पर स्क्वायर है, जब मैं टी स्क्वायर करूंगा तो ये बनेगा टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई जी। और h का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो है h इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, अब चीज़ों को रिलेट करने का तरीका ये होता है कि आप इनको डिवाइड करवाते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं h और t को डिवाइड करवाता हूँ या h और t स्क्वायर को डिवाइड करवाता हूँ, तो वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g ये h आ गया, और 4 वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी ये t आ गया। जी से जी कैंसिल, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर, वी नॉट स्क्वायर से वी नॉट स्क्वायर, और ये 2 और 4 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो बनेगा जी पर भी स्क्वायर था, एक जी कैंसिल होगा, तो ये जी यहाँ नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा जी डिवाइड बाय 8। ठीक है, तो सॉल्व करने पर रिलेशन बनेगा h इज इक्वल्स टू जी टी स्क्वायर डिवाइड बाय 8, ऑप्शन ए ये वाला। ठीक है, अगर आपको कैलकुलेशन समझ में ना आ रही हो एक दफ़ा खुद ट्राई करके देखें, हो जाएगी, सिंपल कैलकुलेशन है। ओके जी, ये वाला सवाल देखें 67। व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द रेंज एंड मैक्सिमम हाइट बिकम इक्वल। यानी अगर आप मैथमेटिकली लिखें तो ये ऐसे लिखा जाएगा r इज इक्वल्स टू 1h, और मैंने आपको बताया था कि इसमें जो 1 है दिस इज द वैल्यू ऑफ n, और मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पर थीटा कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ n अपॉन 4। ठीक है, ये रहा थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 4 बाय n, सॉरी करेक्शन कर लेते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 4 बाय n। ठीक है, ये रहा, ड्राइव करवाया था पूरा मैंने आपको। बहरहाल, तो इसका मतलब अगर n की जगह 1 पुट करते हैं तो आपका आंसर होगा थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 4। अब क्योंकि tan इनवर्स ऑफ 4 एक ऐसी वैल्यू है जो हम याद नहीं कर सकते, रैंडम वैल्यू है, वैसे इसका आंसर 76 डिग्री आता है, ये भी मैंने आपको याद करवाया था, लेकिन चलें फिलहाल हम इसका आंसर लिख देते हैं tan इनवर्स ऑफ 4। ठीक है, नंबर 69 देखें, मैं कुछ स्किप कर रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है, जो आसान आसान है आप खुद भी कर सकते हैं वो मैं नहीं करवा रहा, मैं इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा मुश्किल एमसीक्यूज डिस्कस करके इसे स्किप कर रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस। बहरहाल चलें, क्वेश्चन नंबर 60 कुछ कर रहे थे हम अभी, यस 69। when two bodies move towards each other with a constant speed the distance between them decreases। इसका मतलब है कि वो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। अच्छा देखो, ये रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन हो गया कि अगर दो बॉडीज एक दूसरे की तरफ आ रहे हो तो इसकी वेलोसिटी को मैं v1 कह लेता हूँ, इसकी वेलोसिटी को v2, तो आपकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है ये बनती है v1 प्लस v2, और आपको उसने इस v की वैल्यू दी है, दिस इज 6 मीटर पर सेकेंड।
तो आपकी इक्वेशन बनेगी 6 इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2। और फिर कह रहा है कि if they move in the same direction and the distance between them increases at a rate of 4 मीटर पर सेकेंड, तो अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो लाइक दिस, तो दिस इज v1 एंड v2, तो इस केस में फॉर्मूला बनता है v इज इक्वल्स टू v1 माइनस v2, और यहाँ पे आपको वैल्यू दी हुई है 4। तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और v1 और v2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसका सिंपल तरीका ये है कि आप इस इक्वेशन को यूज़ करें और इस इक्वेशन को यूज़ करें। तो आप देखेंगे कि एक में v2 पॉजिटिव है, एक में v2 नेगेटिव है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो ये बनेगा 6 4 v1 प्लस v2 v1 माइनस v2 और ऐड करना है। तो 6 प्लस 4 10, v1 प्लस v1 2v1 प्लस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल, और v1 का आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। अब आपकी मर्जी है v1 की इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें। तो अगर मैं v1 को पुट करता हूँ इन इक्वेशन नंबर 1, तो v1 में यहाँ पे आएगा 6 इज इक्वल्स टू 5 प्लस v2, 5 यहाँ प्लस हो रहा है हमारा के माइनस, तो v2 इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा आंसर है 1 एंड 5, 1 एंड 5 या 5 एंड 1, ये आ गया आंसर। ठीक है, वेरी सिंपल। थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं, सॉल्व करने की कोशिश करें। अच्छा, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, प्रोजेक्टाइल, सिंपल। ओके, क्वेश्चन नंबर 75। देखिए यहाँ पर आपसे कह रहा है कि द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ वॉल ऑन विच वाटर स्ट्राइक्स नॉर्मली एट दिस स्पीड, दिस इज द स्पीड v एट अ डिस्चार्ज। जब डिस्चार्ज की बात करते हैं ना, तो आप इसका यूनिट देखें, मीटर क्यूब इज वॉल्यूम एंड पर सेकेंड इज टाइम। तो आपको ना रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दिया हुआ है 0.0001 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब ये ज़रा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपने पढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन मैं इसका फॉर्मूला बना देता हूँ। आपके पास फोर्स का फॉर्मूला होता है m डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, दिस इज द वॉल्यूम, मैं कैपिटल V बना रहा हूँ, ये वॉल्यूम है, और ये वेलोसिटी है, स्मॉल v है। तो यहाँ पर हम मास को डेंसिटी से रिप्लेस करते ही बन जाता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू स्पीड अपॉन टाइम। ठीक है, मास का फॉर्मूला होता है डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, और इसी को अगर आप थोड़ा सा रीअरेंज करो तो बनेगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो आप देखें, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000, गिवन नहीं होती लेकिन हमें याद होनी चाहिए। v अपॉन टी इज 0.0001 जो कि गिवन है, एंड द वेलोसिटी इज 10। तो 10 इंटू 1000, 10,000, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 0.0001, तो आपका आंसर आएगा 1 न्यूटन। आप तीनों को मल्टीप्लाई करके देख लें, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। 77 दोबारा एक ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 30 डिग्री एट 30 डिग्री थीटा एंड एट 60 डिग्री। अब देखो, अगर मैं 90 में से 30 को माइनस करता हूँ तो आंसर 60 आ जाएगा। दिस इज 90 माइनस 30 एंड बोथ विल हैव सेम रेंज। तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, दोनों का आंसर सेम आएगा। सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। 82 देखें, 82, हम बस 100 तक जाएंगे। ठीक है, इसमें भी जो सॉल्व होने वाले हैं बस मैं वो सॉल्व करवाऊंगा, और उसके बाद फिर हम क्लास एंड कर देंगे। बाकी क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, नहीं होंगे तो मुझे बताइएगा फिर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 82, a boy can throw a stone maximum height of 10 मीटर पर, यानी एक शख्स एक बॉल को वर्टिकली थ्रो कर सकता है टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर्स। ठीक है,
तो 10 मीटर इसकी मैक्सिमम हाइट है। तो कह रहा है कि द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट द बॉय कैन थ्रो। अब अगर वो इसको हॉरिजॉन्टली मैक्सिमम थ्रो करना चाहे, ऑब्वियसली प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा इसका। अब देखो, जब हम वर्टिकल डिस्टेंस की बात करेंगे तो दिस इज मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि मैं यहाँ थर्ड इक्वेशन मोशन अप्लाई कर सकता हूँ, बिकॉज मैक्सिमम का मतलब होगा वी एफ जीरो। तो आपकी थर्ड इक्वेशन बस इतनी बचेगी, 2gh इज इक्वल्स टू वी आई स्क्वायर। वी एफ तो जीरो हो जाएगा, तो 2 × 10 × 10 इज इक्वल्स टू वी आई स्क्वायर। तो 10 × 10 इज 100, 100 × 2 इज 200, ठीक है। और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा √200। ये आ गई इनिशियल वेलोसिटी। अब मैक्सिमम रेंज की बात हुई है, तो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला होता है V0² / G। तो V0 की वैल्यू हमारे पास है √200 स्क्वायर डिवाइड बाई G यानी 10। स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, 200 डिवाइड बाई 10, एक जीरो कैंसिल होगा, तो हमारे पास मैक्सिमम रेंज का आंसर आएगा 20 मीटर्स। सही है। तो पहले हाइट से वेलोसिटी और फिर वेलोसिटी से रेंज। तो हम देख लेते हैं, 20 है हमारे पास, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। अगेन सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन। अगेन अ ट्रिकी क्वेश्चन। A person just supports a mass. Just support means this thing is in a state of rest. अब अगर ये रेस्ट में है तो इसका मतलब इसकी रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगी, ठीक है। यानी जितना इस बॉडी का वेट होगा डाउनवर्ड, इस स्ट्रिंग में भी उतनी ही टेंशन प्रोड्यूस होगी और ये बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में होगी। एन एयरक्राफ्ट फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब कांस्टेंट हाइट का मतलब है कि वर्टिकल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय डाउनवर्ड फोर्स, और कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है कि फॉरवर्ड फोर्स इज बैलेंस्ड बाय बैकवर्ड फोर्स। यानी L W के बराबर है और T R के बराबर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो L इज इक्वल्स टू W एंड T इज इक्वल्स टू R, ठीक है। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मैं छोड़ रहा हूँ, ट्राई कीजिएगा। द एंगल फॉर विच द मैक्सिमम हाइट एंड रेंज आर इक्वल, अभी बताया था आपको 76 डिग्री होता है। रिजल्टेंट डायरेक्शन निकालने का तरीका बताया था आपको। इन दोनों को ऐड कर लें तो 5 + 2 = 7। इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट है 7 न्यूटन, और ये अकेली है 10 और इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो 10 - 7 = 3 और रिजल्टेंट इस तरफ होगा, तो 3 न्यूटन टूवर्ड्स लेफ्ट। सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन, रिलेटिव मोशन है, सेम क्वेश्चन है, फिर रिपीट हो रहा है। रिपीट से मतलब है कि हम कर चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन पहले भी। ओके चलो, बस ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी फिर आप ट्राई कीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर और एक्सप्लेन कर दूंगा अगर नहीं हुआ तो, ठीक है जी। देखो, द वेरिएशन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी विद टाइम टी इज शोन। एक ग्राफ दिया हुआ है आपको। व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम। आप याद करें, आपको मैंने इम्पल्स या मोमेंटम जब कैलकुलेट करवाया था तो चेंज इन मोमेंटम के लिए ये फॉर्मूला था, F डेल्टा टी। तो जब भी हम किसी ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करते हैं तो आपको प्रोडक्ट देता है। यानी मुझे इम्पल्स कैलकुलेट करने के लिए ना सिर्फ सिंपल इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है।
तो डेल्टा पी विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी हाफ इंटू बेस। अब इसकी बेस 0 से लेकर 4 तक है, तो हाफ इंटू 4, और इसकी हाइट 0 से लेकर 20 तक है, इंटू 20। तो 2 इंटू 20 इज 40 न्यूटन सेकेंड। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा 40 न्यूटन से। अब बाकी क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह के हैं, आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह हो जाएंगे। ना हो तो मुझे बता दीजिएगा, हालांकि आंसर की आपके पास है, फिर भी कोई डिस्कस करना हो तो मुझे बता दीजिएगा, फिर हम इसको और कर लेंगे। ठीक है, चलें, अल्लाह हाफिज़।